periodic classification of elements। देखो कोई भी चीज जब शुरू में कोई भी चीज स्टार्ट होता है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार में कोई भी परफेक्ट चीजें आ जाता है। जैसे आपने एटॉमिक मॉडल में क्या देखा था, सबसे पहले कौन सा मॉडल आया था? डाल्टन्स मॉडल, फिर थॉमसन, फिर कुछ कमियां पता चला उसके अंदर, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर उसमें कुछ कमियां थी, उसको फिर ने बोर्स मॉडल में ठीक किया, फिर कुछ कमियां थी, क्वांटम में ठीक हुआ। तो पहली बार में कोई भी चीज बहुत ज्यादा परफेक्ट तो हो नहीं सकता, हो सकता है कुछ कमियां हो। तो सेम केस यहाँ पे है। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब क्लासिफिकेशन का जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ ना, उस वक्त तक बहुत सारे एलिमेंट्स हमने डिस्कवर कर लिए। और बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर करने का मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी करना काफी मुश्किल होता है कि नहीं है? मान लीजिए अगर मैं कोई एक सोडियम की बात करूं, सोडियम को आप स्टडी कर रहे हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज याद कर रहे हो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद कर रहे हो, तब तक दूसरा एलिमेंट आपका मैग्नीशियम आ गया, लिथियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। तो कितने एलिमेंट्स को इंडिविजुअली याद करोगे आप? इंडिविजुअली आप किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स को 1, 2, 4 याद कर लोगे, लेकिन जहां 20, 25, 30, 40, 50, 100 एलिमेंट्स आएंगे आपको दिक्कत होगी। तो आप कैसे याद करोगे फिर उसको? इस चीज को मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वर्क का प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था, जैसे जैसे एलिमेंट नए नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया गया? एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। सोचा गया कि भाई सेम तरह के एलिमेंट्स हम एक जगह रख ले, उस पूरे ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होगा उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो एक की प्रॉपर्टी याद करोगे, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा। ये अप्रोच था बेसिकली, यानी कि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स को आसान बनाने के लिए क्लासिफिकेशन का की आवश्यकता पड़ी। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब मूव क्यों किए? अपने स्टडी को आसान बनाने के लिए। अब अलग अलग मॉडल्स आए, अलग अलग मेथड्स आए क्लासिफिकेशन के, जो आप नोट्स जब दूंगा तो उसका हिस्ट्री पढ़ोगे आप। हिस्ट्री में उतना डिस्कस नहीं करने वाला हूं। हिस्ट्री आप पढ़ोगे कि पहले डोबेरियन लॉ ऑफ ट्रायड्स आया। उन्होंने क्या किया? 3 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया एक जगह, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ऐसे बनाया कि उन्होंने कहा कि पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो मीन होगा ना, वो बीच के एलिमेंट्स आएंगे। जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसका एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 3, एंड दिस इज 39, 19 और 39 ना पोटेशियम का। और लिथियम हो गया 3 and 7, और 3 and 7। इन्होंने क्या बोला? इन दोनों के ट्राइड्स का मतलब हो गया 3 एटम्स को इकट्ठा किया, 3 एलिमेंट्स को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि पहले और तीसरे के मास को सम करके उसका मीन ले लो, एवरेज ले लो। इसका एवरेज कितना होगा जरा सोचो तो? 39 + 7 कितना होता है? 46। 46 का मीन लोगे तो 23। तो सोडियम का कितना मास होता है? 23। ऐसे करके इन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। जैसे अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। 40, 24, सॉरी बेरिलियम का होता है 9, तो 40 + 9 कितना हो गया? 41 का मीन लोगे तो 49 का मीन लीजिएगा तो 24 पॉइंट समथिंग। तो इसका कितना हो गया? 24। लेकिन ये जो सिस्टम डोबेरियन लॉ ऑफ ट्रायड्स के अकॉर्डिंग जो सिस्टम हुआ ना, वो कुछ एलिमेंट्स तक वैलिड था, बाकी एलिमेंट्स में जाके क्या हो? फेल हो गया। तो 2-3 इन्होंने अपना पेयर दिया, 3-4 पेयर दिया, 3-4 कॉम्बिनेशन देकर अपने लॉ को इन्होंने क्या कर दिया? इनका लॉ वैलिड हो गया बाकी एलिमेंट्स के लिए। इसके बाद लोथर मेयर्स आए। लोथर मेयर ने क्या किया कि हर एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को बेसिस मानकर और एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया।
अगेन उस केस में कुछ एलिमेंट्स तक उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन था वो चला, आगे चल के वो भी फिर फेल हो गया। फिर कौन आया? अगला आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स 8 एलिमेंट्स का उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। इन्होंने कहा कि जैसे कि गाने के 7 कितने धुन होते हैं? 7 ना? 8वां धुन रिपीट होता है ना, सारे गामा पादा नी सा रिपीट विद द सा से शुरू हुआ, 8वां जो नोड है वो रिपीट हुआ ना। इन्होंने ऐसे ही बोला कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे और 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट्स के साथ रिजेंबल होगा। जैसे कि लिथियम, बोलिए उसका कौन सा एलिमेंट होता है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। और इन्होंने नोबल गैस को हटा दिया, सोडियम। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच कर गई, सोडियम और लिथियम का। सोडियम के बाद कौन आता है? मैग्नीशियम, Mg। इसके साथ मैच हुई। उसका कौन सा है? इसके साथ मैच हो गई। 8वां एलिमेंट्स देखो ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां एलिमेंट्स। हाँ, क्या बोल रही हो? तो नियॉन को नोबल गैस को इन्होंने डाल रहे ना। इनका जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं, नोबल गैस को इन्होंने क्लासिफाई नहीं किया। इन्होंने बोला कि जैसे 8वां जो सुर है वो पहले सुर से मैच करता है ना सारे गामा में, वैसे इसके 8वें एलिमेंट्स पहले एलिमेंट से मैच करेंगे। लेकिन सोचो ये कहां तक आप लेके जा सकते हो? देखो, कार्बन का सिलिकॉन के साथ, उसके बाद नाइट्रोजन का फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। अगला एलिमेंट कौन है? स्कैंडियम। आर्गन तो नोबल गैस है, मैंने कहा नोबल गैस को उन्होंने कंसीडर नहीं किया। क्या स्कैंडियम का प्रॉपर्टी मैच करेगा एल्यूमिनियम के साथ? नहीं करेगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन में बता दूं, गैलियम का मैच करता है। गैलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ, लेकिन एलिमेंट कौन सा आ गया यहाँ पे? यानी यहां पे जाकर ये लॉ फेल हो गया। यानी एटॉमिक नंबर 20 तक ये लॉ वैलिड था, आफ्टर 20 लॉ फेल हो गया। आपका लॉ नहीं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है। फिर इसके बाद आप आया मेंडलीफ का पेरियोडिक टेबल। बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा अब तक जितने डिस्कवर हुए थे। हालांकि गलतियां उनमें भी थी, लेकिन अब तक जितने एलिमेंट, जितने मेथड्स, जितने तरीका हमने यूज किया था क्लासिफिकेशन के लिए, सबसे अच्छा था। इन्होंने पहली बार ग्रुप्स और पीरियड्स का मतलब इंट्रोडक्शन किया। इन्होंने बोला जितने भी हॉरिजॉन्टल रोज होंगे ना, दैट इज कॉल्ड पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो ग्रुप्स और पीरियड्स वर्ड को पहली बार मेंडलीफ ने डिस्कवर किया था। इन्होंने एलिमेंट्स को पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज क्लासिफाई किया। गलती इनसे क्या हो गई कि इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। एटॉमिक मास के बेसिस पे, अब यानी कि अलग अलग एटॉमिक मास का कॉलम इन्होंने अलग अलग बनाया। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है? आइसोटोप्स, सेम एलिमेंट्स के एक से ज्यादा एटॉमिक मास। यानी सेम एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स को क्लासिफाई आप कर रहे हो एटॉमिक मास के बेसिस पे, और सेम एलिमेंट्स के 2-3 एटॉमिक मास निकल कर आ रहे हैं आइसोटोप्स के अकॉर्डिंग, इट मीन्स कि सारे एलिमेंट्स को आप सेम एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में डालोगे, अलग अलग टेबल में डालोगे, अलग अलग बॉक्स में डालोगे? आप नहीं कर सकते ना। कार्बन को कार्बन 12 के लिए अलग, कार्बन 13 के लिए अलग, कार्बन 14 के लिए अलग। तो ये इनका एक ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था? कि सेम एलिमेंट्स के एक से ज्यादा मास आ गए, इसलिए उनको मेंडलीफ के टेबल में एडजस्ट करना मुश्किल हुआ। ठीक, उन्होंने जब वो मेंडलीफ का टेबल अपना टेबल बना रहे थे, तब तक कुछ एलिमेंट्स अभी अनडिस्कवर्ड थे, जैसे गैलियम, जर्मेनियम। दीज आर एलिमेंट्स जिनको तब तक हमने डिस्कवर नहीं किया था। तो जब एलिमेंट्स को टेबल में इन्होंने डालना शुरू किया, तो इन्होंने देखा कि बोरॉन के बगल में एल्यूमिनियम रख दिया, बोरॉन के नीचे। एल्यूमिनियम के नीचे गए तो देखे कि कोई एलिमेंट ऐसे दिख ही नहीं रहा है।
विद द सेम प्रॉपर्टीज। तो इन्होंने वो जगह छोड़ दिया और बोला कि भविष्य में कभी कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा वो यहां रखे जाएंगे। भविष्य किसने देखा है? बेसिकली जो एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर्ड थे उसको सही पोजीशन पे रखने के मतलब मोटो उनका था कि सही पोजीशन पे रखा जाए। कोई एलिमेंट्स अगर किसी पोजीशन पे नहीं आ रहा है तो उसको अगले पोजीशन पे एडजस्ट किया जाए, भले उसके लिए जगह छोड़ना क्यों ना पड़ जाए। तो एल्यूमिनियम के बगल में जगह छोड़ा, उन्होंने बोला कि इसका नाम है एका एल्यूमिनियम है, EKA, एका एल्यूमिनियम। और इन्होंने कहा कि जब एलिमेंट डिस्कवर होंगे भविष्य में तो यहां पे वो उस एलिमेंट को एडजस्ट किया जाएगा, जो बाद में गैलियम आया। तो कोई क्वेश्चन आता है कि एका एल्यूमिनियम की जगह पे कौन सा एलिमेंट आया? गैलियम। सिलिकन के जस्ट नीचे जगह खाली रह गया, इन्होंने बोला एका सिलिकन है, उसका नाम रखा इन्होंने, खाली स्पेस खाली था। बाद में वहां पे जर्मेनियम आया, तो एका सिलिकन नाम किसके लिए पड़ा था? जर्मेनियम के लिए। एका एल्यूमिनियम गैलियम के लिए, ठीक है। लेकिन वही समस्या कहां था? सेम एलिमेंट्स के एक से ज्यादा मास, और जब एक से ज्यादा मास होगा तो यानी सेम एलिमेंट्स को अलग अलग बॉक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर देयर डिफरेंट मास, विच इज ड्रॉबैक। फिर हमारा लेटेस्ट जो पीरियोडिक टेबल आया वो आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उन्होंने मेंडलीव का जो ड्रॉबैक के कारण था, ड्रॉबैक का कारण क्या था? मास नंबर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एटॉमिक नंबर को बेस मान लिया। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो मास नंबर के बेसिस पे नहीं था, किसके नंबर पे था? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दे दिया इन्होंने, ठीक। अब जो समस्या मास नंबर की वजह से आइसोटोप्स के लिए हो रहा था वो एटॉमिक नंबर की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व। तो पीरियोडिक टेबल के में जो पोजीशनिंग था एलिमेंट्स का, मेंडलीव के केस में लगभग सेम पोजीशनिंग मॉडर्न में था, बस वहां मास नंबर को बेसिस माना गया था जिसके वजह से इशू प्रॉब्लम आया था। यहाँ पे एटॉमिक नंबर को बेसिस माना गया जिसके वजह से वो इशू यहां सॉल्व हो गया। क्योंकि चाहे कोई भी आइसोटोप्स क्यों ना हो, एटॉमिक नंबर तो सबका यूनिक होता है। किसी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर तो सेम नहीं हो सकता ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जैसे मेंडलीव के साथ दिक्कत है कि भाई सेम एलिमेंट्स को 2-3 जगह पे रखना पड़ता था, यहाँ पे तो कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं। तो ये यहाँ पे बेनिफिट इनको मिल गया। तो हम कहते तो जरूर है कि हाँ भाई, जब नया हमारे पास अपडेटेड वर्जन है तो हम पुराना वर्जन क्यों पढ़े, हिस्ट्री क्यों पढ़े। लेकिन उस अपडेटेड वर्जन तक आने के लिए कितने चीजों को समझना पड़ा। शायद मेंडलीव ने उतने अच्छे पीरियड टेबल नहीं दिया होता तो शायद मॉडर्न पीरियड टेबल अच्छे से नहीं आया होता। हालांकि मॉडर्न में भी दिक्कत है। मॉडर्न में सबसे बड़ा समस्या क्या है? हाइड्रोजन का पोजीशन यहाँ पे डाइसी है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास वन इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, H+ बनाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, H- बनाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का पोजीशन ग्रुप नंबर 1 भी हो सकता है और ग्रुप नंबर 17 भी हो सकता है, बिकॉज 17 एलिमेंट्स जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। हाइड्रोजन के बारे में आपको पता है ना, हाइड्रोजन जब मेटल के साथ होता है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। और हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ होता है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। हाइड्रोजन पे दोनों चार्ज जनरेट होता है, प्लस एंड माइनस। माइनस किसके साथ? मेटल के साथ, जैसे सोडियम हाइड्राइड NaH। सोडियम हाइड्राइड में क्या था? NaH में Na पे चार्ज +1 -1, लेकिन वही अगर मैं एमोनिया रखूं NH3 तो एमोनिया में NH2 H+ है तो हाइड्रोजन ही। इन हाइड्रोजन में प्लस भी हो सकता है, हाइड्रोजन पे माइनस किसके साथ? मेटल के साथ, प्लस किसके साथ? नॉन मेटल के साथ। यानी हाइड्रोजन का पोजीशन ग्रुप नंबर 1 के साथ भी और ग्रुप नंबर 17 के साथ भी। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे हाइड्रोजन को अलग से बीच में रखा गया है,
पीरियड टेबल के बीच में सेंटर में रखा होगा, ऊपर टॉप में। और कहने के लिए तो ये भी होता है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 14 से मैच करती है भाई। 14 मतलब कार्बन वाला फैमिली से। क्यों? कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाता है बॉन्ड, हमें पता है ना। हाइड्रोजन भी शेयर करके बनाता है बॉन्ड, ठीक है। लेकिन ज्यादातर प्रॉपर्टी उसकी ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 70 से मैच करता है, इसलिए उसका पोजीशन काफी डाइसी है मॉडर्न पीरियड टेबल में। ठीक है, यहां तक पक्का? हाँ जी, तुम्हारे बीच में। अब अगर मैं मॉडर्न पीरियड टेबल को थोड़ा सा डिटेल में देखूं, कर देना देवी ना 2 मिनट। मॉडर्न पीरियड टेबल को डिटेल में अगर हम देखें लोग, तो इसमें 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स, ठीक। हालांकि ग्रुप्स को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहीं 32 भी होता है, बट 32 पर्टिकुलर पीरियड में होता है, हर पीरियड में नहीं। जनरली 7 और 18 ही होता है। ब्लॉक्स कितने होते हैं? 3, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आपको मैंने कहा था ना कि जी ऑर्बिटल हम यूज नहीं कर पाते हैं। हमारे पास जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं अब तक 118, उसके लिए ये 4 सबशेल काफी है। इसलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 4 ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, एस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आप मैक्सिमम एकोमोडेट कर सकते हो जी? 2 इलेक्ट्रॉन ना। इसीलिए एस ब्लॉक के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। समस्या है, हीलियम को हम पी ब्लॉक में रखते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि हीलियम इज ए नोबल गैस, हीलियम इज ए नोबल गैस, तो इसलिए नोबल गैस का अलग एक ग्रुप बनाया रखा है हमने, 18 ग्रुप, उसमें हम पुट करते हैं। लेकिन बाय द रूल ये इस ब्लॉक का पार्ट होना चाहिए। किस रूल के अकॉर्डिंग? तो रूल कहता है कि किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है तो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? एस सबशेल में। तो हाइड्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1s2। हीलियम में क्या होता है? 1s1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस कौन से सबशेल में गया? एस में। इसका ब्लॉक कौन सा होगा? एस ब्लॉक। लेकिन इसको हम रखते कहां पे? पी ब्लॉक में। उसके पीछे क्या कारण है? एक उसकी फैमिली है, नोबल गैस की फैमिली, हमने उसको उसमें डाल दिया, ठीक। अब अगर हम आते हैं, आप इसको 2 एलिमेंट्स के बजाय इट्स बेटर आप इसको लिखे 2 ग्रुप होते हैं इसके अंदर। इस ब्लॉक को देखें, 2 ग्रुप होगा उसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट कर सकता है, इसलिए 2 ग्रुप्स। अगर वहीं मैं पी सबशेल की बात करूं, तो पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? मैक्सिमम 6, बिकॉज इन पी सबशेल देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन ध्यान रखना, ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। इसलिए पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं। सिमिलरली डी ब्लॉक में कितने होंगे बच्चों? डी ब्लॉक में कितने होंगे ग्रुप्स? उसको समझने के लिए डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों? 5। और 5 ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स? तो इसलिए ग्रुप्स कितने? 10 ग्रुप्स होते हैं, 10 ग्रुप्स। आपको मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 यहां है। ये होता है बच्चों ग्रुप नंबर 13 से लेकर और ग्रुप नंबर 18 तक पी ब्लॉक, और ग्रुप नंबर 1, 2 है ना, 3rd ग्रुप से लेकर और 12th ग्रुप तक यहां पे, ठीक है। अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूं
एफ ब्लॉक की, एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 14, इसलिए इसमें कितने ग्रुप्स होंगे 14 ग्रुप्स होते हैं, 14 ग्रुप्स। लेकिन ये 14 के 14 एलिमेंट जो होते हैं ना, मतलब ऑब्वियस बात है 14 ग्रुप्स हैं तो एलिमेंट्स भी 14 होंगे। ये पूरा का पूरा थर्ड ग्रुप का पार्ट होता है। किसका? थर्ड ग्रुप का पार्ट। तो याद रखिएगा ए ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी है ना वो थर्ड ग्रुप का पार्ट होता है बच्चों। बताऊंगा रीजन इसके पीछे, ठीक। इसमें आप देखेंगे ना 2 पीरियड होता है। पहले पीरियड बोलता है लेंथ एंड वाइड सीरीज। ए ब्लॉक में एक पीरियड होता है लेंथ एंड वाइड सीरीज का और दूसरा एक्टिनोवाइड सीरीज। एक्टिनोवाइड सीरीज नाम के पीछे रीजन बताया था मैं। लेंथनम एलिमेंट्स के बाद जो 14 एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम लेंथ एंड वाइड सीरीज बोलते हैं। लेंथ एंड वाइड सीरीज या लेंथनाइड सीरीज, बोथ आर सेम। वैसे ही एक्टिनियम एलिमेंट्स के बाद जो 14 एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्टिनोवाइड और एक्टिनाइड। चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो आप जाकर आज ना घर पे पीरियड टेबल देखना ढंग से। पीरियड टेबल आप देखोगे ना तो पीरियड टेबल कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। मैंने क्या बोला था? इस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स? 2। जनरली हम अभी ना फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन यहाँ रख रहे हैं और ये 18th है, 18th ग्रुप यहाँ हीलियम होता है, ये 18th है। ये कौन सा है? 13th, 14th, 15th, 16th और 17th। ये फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। यहां से आपका 10 होंगे, 2 ऐसे ऐसे ना 10 ग्रुप्स होंगे। कहां से? थर्ड से लेकर 12 तक। इसी में से यहां से 14 एलिमेंट्स लेंथनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज निकलकर यहां आता है। ये आपका 14 है, ठीक है। इसे बोलते हैं लेंथनाइड सीरीज, इसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। ये कहां से निकल कर आता है? 6 पीरियड के थर्ड ग्रुप से लेंथनाइड सीरीज और 7 पीरियड के थर्ड ग्रुप से एक्टिनाइड सीरीज। तो ये सारे एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर कौन सा होगा? थर्ड। पीरियड नंबर कौन सा होगा? 6। इन सारे ग्रुप का थर्ड ग्रुप नंबर, इन सारे एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर थर्ड और पीरियड नंबर 7। एक्टिनाइड सीरीज का ग्रुप नंबर होगा, बोलो, थर्ड और पीरियड नंबर 7। लेंथनाइड सीरीज का ग्रुप नंबर थर्ड और पीरियड नंबर 6। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? तो किस ब्लॉक में कितने ग्रुप से उसके पीछे क्या कारण है, समझ में आया? ठीक। अब एस ब्लॉक एलिमेंट को हम अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर ग्रुप नंबर 1 है तो ग्रुप नंबर 1 को हम कहते हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल, और इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 को। दिए गए फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस एलिमेंट से ना बेस बनता है, NaOH, KOH, बेसिक कंपाउंड, इसलिए अल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स
दीज आर नेम्स। ओके, वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। रिपीट करो बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर से ए ब्लॉक एलिमेंट निकल कर आया ना, इसलिए ए ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर से ए ब्लॉक एलिमेंट निकल कर आया ना, इसलिए उसका नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ जी, एफ ब्लॉक बोल रहा हूं, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट के थर्ड ग्रुप से निकल रहा है ना, 6 पीरियड और 7 पीरियड से, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। तो चूंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से आया है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, क्लियर? कुछ पूछना है किसी को? या तो कॉपी कीजिए।